हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सभी बच्चों को द VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधों का समूहीकरण पे। तो आइए इसकी शुरुआत में हम लोग एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं बच्चों कि ना थके हैं पैर अभी और नहीं हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर अभी और नहीं हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर अभी भी जारी है। तो बच्चों आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रतिरोधों का समूहीकरण पे कि भाई प्रतिरोधों का समूहीकरण क्या होता है। देखिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को बच्चों आपस में जोड़ देंगे, इस व्यवस्था को ही हम प्रतिरोधों का समूहीकरण कहते हैं। वीडियो को स्लो मोशन में करके इसको लिख लेना। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ आपस में व्यवस्थित कर देंगे, जोड़ देंगे और ये व्यवस्था प्रतिरोधों का समूहीकरण कहलाता है। चित्र, अब हमारे पास एक कोई प्रतिरोध है R1 और एक कोई दूसरा प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R2 है, और एक कोई तीसरा प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध R3 है। तो इन प्रतिरोधों को आपस में जोड़ देंगे, इसको जोड़ दिए, इससे इसको जोड़ दिए, तो ये जो तीनों प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दिए ना, इस व्यवस्था को समूहीकरण कहेंगे। ठीक, इसी तरह से हमारे पास एक कोई प्रतिरोध है, एक कोई दूसरा प्रतिरोध है, और एक कोई तीसरा प्रतिरोध है, और ये हमारे पास कोई चौथा प्रतिरोध है। तो चारों प्रतिरोधों को बच्चों हम एक ही साथ जोड़ दिए। इस प्रतिरोध को यहाँ और इन सभी को यहाँ जोड़ दिए। तो ये जो व्यवस्था देख रहे हो जोड़ने का, यही समूहीकरण है। तो समूहीकरण में दो तीन आपस में जोड़ देना प्रतिरोध, जितना इच्छा उतना जोड़ना, समूहीकरण हो गया। अब प्रतिरोधों का समूहीकरण तीन प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। प्रतिरोधों का समूहीकरण में पहला श्रेणीकरण, दूसरा समांतरकरण, और इसका बच्चों एक खूबसूरत नाम और भी है, प्रसारणकरण। और तीसरा हमारा बच्चों मिश्रित समूहन होता है। ये आपको 10th के सिलेबस में नहीं है। आपके 10th में सिलेबस में जो भी आपको समूहीकरण है प्रतिरोधों का, उसको हम श्रेणीकरण और समांतरकरण के अंतर्गत ही हल कर लेंगे। ठीक है, फिर भी थोड़ा मना जिक्र कर लेंगे कि मिश्रित क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि श्रेणीक्रम समूहन क्या होता है। देखिए, श्रेणीक्रम समूहन बच्चों प्रतिरोधों का एक ऐसा समूहन है जिसमें प्रतिरोध को कुछ इस तरह से जोड़ेंगे कि एक प्रतिरोध का एक छोर अगले के एक छोर के साथ और अगले के एक छोर अगले के एक छोर के साथ। नहीं समझे? देखिए, हमारे पास एक कोई प्रतिरोध है, एक R1, एक कोई दूसरा प्रतिरोध है R2, और एक कोई हमारे पास तीसरा प्रतिरोध है R3, और ये हमारे पास एक और प्रतिरोध है, चौथा प्रतिरोध R4। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ रहे हैं कि एक प्रतिरोध का, देखो इस प्रतिरोध का एक छोर ये हो गया और ये दूसरा छोर हो गया, इस प्रतिरोध का एक छोर दूसरा छोर, इस प्रतिरोध का एक छोर दूसरा छोर, और इस प्रतिरोध का बच्चों एक छोर ये हो गया और एक छोर। तो समूहीकरण में कैसे जोड़ते हैं? ये चार प्रतिरोध है, तो समूहीकरण में जोड़ना बच्चों, तो इस प्रतिरोध का एक छोर इस प्रतिरोध के एक छोर के साथ जोड़ दीजिए, और इस प्रतिरोध है जो दूसरा प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध का एक छोर तीसरे प्रतिरोध के एक छोर के साथ जोड़ दीजिए। देख सकते हो। और तीसरा प्रतिरोध का एक छोर चौथे प्रतिरोध के साथ जोड़िए, तीसरा का एक छोर, तीसरा का एक छोर चौथे के साथ जोड़े, और चौथा का एक छोर है, इसी तरह से पांचवा के जोड़ते जाइए, पांचवा का छठा से डॉट डॉट। यस, तो इस तरह की व्यवस्था को हम श्रेणीक्रम समूहन कहते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं समांतरक्रम समूहन। देखो, समूहन में क्या होता है ना, बस प्रतिरोध को जोड़ना और कुछ है नहीं। चलो, समांतरक्रम आने प्रसारणक्रम,
तो प्रसारक क्रम समूहन में क्या करेंगे, देखिए इसमें हमारे पास एक प्रतिरोध R1, ये दूसरा प्रतिरोध R2, और ये तीसरा प्रतिरोध R3, और ये चौथा प्रतिरोध। चलिए बच्चों, तो ये हमारे पास चौथा प्रतिरोध है, थोड़ा बिजली कट गया था, जिसका प्रतिरोध R4 है। तो इन चारों प्रतिरोधों को हमें जोड़ना है, जोड़ देंगे, प्रतिरोधों का समूहीकरण है कहलाएगा। लेकिन हमको समांतर क्रम चाहिए, प्रसार क्रम चाहिए। तो बच्चों प्रसार क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं ना, सभी प्रतिरोधों का एक एक एंड एक ही जगह जोड़ देना। देखिए इस प्रतिरोध का एक एंड दूसरा, एक छोर दूसरा छोर, एक छोर दूसरा छोर, एक छोर दूसरा छोर। तो सभी प्रतिरोधों का एक एंड एक ही साथ जोड़ दीजिए। देखिए सभी का एक एंड, आप देख सकते हैं बच्चों इन चारों प्रतिरोधों का अंत बिंदु एक ही जगह पे जोड़ दिया, मान लेते हैं बिंदु P। इसी तरह से जो दूसरा अंत बिंदु बचा चारों प्रतिरोधों का, उन चारों को एक ही जगह पे जोड़ देना है। अब देखिए चारों का एंड पॉइंट Q पर, चारों का एंड पॉइंट Q पर, और इधर चारों का एंड पॉइंट P पर। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे हम समांतर क्रम समूहन कहते हैं। ठीक, चलो अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मिश्रित का, कि मिश्रित समूहीकरण क्या होता है। देखिए मिश्रित क्रम समूह, इसमें क्या होगा बच्चों कि प्रतिरोधों का समूहीकरण श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में होगा। जैसे देखिए ये हमारे पास कुछ प्रतिरोध है, अब इसको प्रतिरोध को R1 मान लो, इसको R2। अब देख लो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, क्योंकि एक का एक एंड दूसरे के एक एंड के साथ है, और इसमें कुछ प्रतिरोध को हम इस तरह से जोड़ दिए। अब देख सकते हो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, और ये तीन जो प्रतिरोध है मान लेते हैं R3, R4, R5। आप देख सकते हैं कि ये तीनों समांतर क्रम में, क्योंकि इन तीनों का एक एंड यहाँ पे बिंदु A पर है और दूसरा सा भी एंड बिंदु B पर है। ठीक है, तो मिश्रित में क्रम हो गया, मतलब श्रेणी क्रम में भी है समांतर क्रम में है, तो दोनों मिला हुआ रहेगा, तो उसी को हम मिश्रित क्रम समूहीकरण कहते हैं। चलिए तो अब प्रश्न था बच्चों कि हमें प्रतिरोधों को समूहीकरण की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों है प्रतिरोधों का समूहीकरण की आवश्यकता। तो देख लो हमारे पास मान लेते हैं तीन प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है। तीनों प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़े, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमारे घर में तीन बल्ब लगा हुआ है, एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब। प्रतिरोध मतलब एक प्रकार के बल्ब ही तो होता है। प्रतिरोध वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख लें, उस पर हम बात कर चुके हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो बच्चों प्रतिरोध तीन को जोड़ दिए, हमारे घर में तीन बल्ब है। अब कोई मान लेते हैं कि हमारे यहाँ रिश्तेदार आए, वो बोले कि आपके घर में तीन लाइट है, अच्छा नहीं लगता है। आप क्यों ना ऐसा करते हैं कि तीनों लाइट के बदले में आप एक ही लाइट लगा लेते हो। तो कहेंगे यार तीन लाइट है तो ज़्यादा लाइट देगा, ज़्यादा भी मतलब समझ रहे हो, ज़्यादा प्रकाश देगा, है ना। तो बोला कि भाई आप ऐसा करो ना कि जो जितना प्रकाश तीनों दे रहा है उतना अकेले देगा। बोलेंगे यार वो अकेले देगा तो ज़्यादा बिजली लेगा ना। बोलेगा नहीं, जितना तीनों मिलकर खपत कर रहा था वो अकेले करेगा। तो मतलब बच्चों हम तीन बल्ब को न लगाकर एक ही बल्ब लगा देंगे, यस, एक ही प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध को बच्चों हम RS कहेंगे, और इसको हम समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे। समतुल्य, समतुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, यह एक ऐसा प्रतिरोध है जो तीनों प्रतिरोधों को काम अकेले कर देगा, जितना तीनों मिलकर करंट ले रहा था उतना अकेले लेगा। तो इस तरह के प्रतिरोध को हम समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। इसीलिए हमें प्रतिरोधों का समूहीकरण की जरूरत पड़ती है, ताकि हम 2, 3, 4 बल्ब ना लगाए, उसको हटाकर एक ही से काम चला लें। यस, चलिए अब बच्चों श्रेणी क्रम में 2, 3, 4 प्रतिरोध आपस में जुड़ा हुआ हो तो उसका हम समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे उस पर बात करेंगे। थोड़ा मैंने समतुल्य प्रतिरोध पर बात कर लेते हैं। देखो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। समतुल्य, अब देखिए हमारे घर में ना एक प्रतिरोध R1,
दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3 और चौथा प्रतिरोध R4 और एक और प्रतिरोध, 5 प्रतिरोध लगा हुआ था, 5 को। और उन सभी को हम कोई बैटरी से कनेक्टेड किए हुए थे। ये देख लीजिए बैटरी है, मान लेते हैं कि 40 एम्पीयर के बैटरी से, ठीक है ना। तो बच्चों इस 4 को मान लेते हैं कि जो वोल्टेज ले रहा था वो मान लेते हैं 50 वोल्ट का बैटरी है, 50 वोल्ट सभी को मिल रहा था, पांचों को। तो हम चाहते हैं ना कि इन पांचों जितना प्रतिरोध काम कर रहा है, प्रतिरोध 1 2 3 4 5, हम 5 प्रतिरोध नहीं घर में लगाना चाहते, 5 को बिजली, हम चाहते हैं कि इन सभी को हटाकर एक ही को लगा दे, और जो ये पांचों मिलकर काम कर रहा था वो अकेले कर दे, और सेम इतना ही वोल्टेज ले, 50 वोल्ट वो भी खपत करे। तो मान लेते हैं कि वो प्रतिरोध ए है, इसको सेम बैटरी से जोड़ेंगे, क्या होगा, सेम वोल्टेज 50 वोल्ट का खपत करेगा, और जितना पांचों मिलकर एनर्जी दे रहा था, ऊर्जा दे रहा था, हवा दे रहा था, अगर पंखा है तो हवा और लाइट है तो बिजली देगा, तो वो अकेले दे देगा। तो कहेंगे ए जो है ना इन पांचों का समतुल है। समझ गया होंगे समतुल का मीनिंग। चलिए तो अब हम 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और उसका समतुल प्रतिरोध निकाल देते हैं। तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो बच्चों सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के दृष्टिकोण से, बोर्ड में आता है 5 नंबर के, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। कहता R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो हमारे पास एक प्रतिरोध मान लिया R1, दूसरा प्रतिरोध है R2 और एक और प्रतिरोध हुआ R3। कहता तीनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में है तो समझे गए हैं कि किस जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, एक एंड दूसरे को एक एंड दूसरे से, ठीक। और सभी को बच्चों एक बैटरी से कनेक्टेड किया गया है, जोड़ दिया गया है, और इस बैटरी का विभवांतर भी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्विच लगा दिया गया है, यस। R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, एक बैटरी जिसका विभवांतर भी है उससे जोड़ दिया गया है। और बच्चों इन तीनों के बदले में हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो एक और चित्र बगल में बना लेते हैं। सेम बैटरी से जोड़ना है इसको, और इसका प्रतिरोध RS कह देते हैं। RS मतलब ये समतुल्य प्रतिरोध हुआ, इन तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध, मतलब जितना इन तीनों प्रतिरोध काम कर रहा था वो उतना अकेले करेगा, जितना वोल्टेज ये ले रहा था उतना वोल्टेज ये लेगा, इसका वोल्टेज भी था तो इसका भी होगा, ठीक। चलिए अब एक चीज बताते हैं, थोड़ा ध्यान सुनना। अगर बच्चों तार चेंज हो जाए ना, चेंज मतलब बदल जाए, तो समझना करंट भी आपको बदल जाएगा। तार चेंज होगा तो करंट चेंज हो जाएगा। और दूसरा, अगर बिंदु चेंज होगा बच्चों तो आपको विभवांतर चेंज होगा, विभवांतर यानी वोल्टेज। इस बात को हम नोट करो तो तार चेंज, करंट चेंज, बिंदु चेंज, विभवांतर चेंज, ठीक। चलो थोड़ा सुने का आइडिया, एक एग्जांपल देख लो। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास कोई बैटरी है, ठीक है ना, यहाँ से ये तार है, इसको तार शो करते हैं, तार हो गया, और यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और इस तरह से, और यहाँ से एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और यस, यहाँ से एक ही प्रतिरोध मान लेते हैं, इस तरह से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ से करंट मान लेते हैं कि आई निकला, तो यहाँ से करंट आई निकला तो यहाँ पर गया आई,
अभी तक तो कोई तार मिला नहीं। यहाँ से देखो ये ऐसे 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 यहाँ पर जाके तार देखो, एक तार आप देख सकते हो कि एक तार हमारा इधर चला गया और एक तार इधर चला गया। यहाँ तार हो गया चेंज। तो तार चेंज बच्चों, तो करेंट चेंज। अब यहाँ करेंट आई था तो यहाँ कुछ और करंट चल जाएगा। इधर मान लेता है I1, इधर I2। अब आगे बढ़ा, यहाँ से आगे गया आगे गया आगे गया, इसके पास एक ही तार है तो I1 यहाँ पर मिल गया। और ये बच्चों अब इसके पास जाने का रास्ता एक ही रास्ता, इसके पास भी ऐसे होकर जाएगा I2 और यहाँ पर जाके मिल गया I2। इधर से आएगा I1, इधर से I2 और दोनों मिलकर पुनः मिलकर फिर से I करंट बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको तार चेंज वहाँ वहाँ करंट चेंज। वोल्टेज कहाँ, जहाँ आपको विभवांतर। देखिए ये जो प्रतिरोध है बच्चों, ए प्रतिरोध आपको यहाँ पे एक छोर इसका है, इसका एक छोर अलग बिंदु पर है, और ये प्रतिरोध का एक छोर यहाँ एक छोर यहाँ अलग अलग बिंदु पर है। तो इसका विभवांतर अलग होगा, इसका V1 मान लेते, इसका V2। इसको देखा जाए, इसका बच्चों एक छोर यहाँ पर है और एक छोर यहाँ पर, ये भी अलग अलग बिंदु पर है, यहाँ यहाँ। तो इसका विभवांतर, तो जहाँ जहाँ बिंदु चेंज हो रहा है वहाँ वहाँ विभवांतर चेंज होगा। ठीक, चलो इसको कंसेप्ट मानकर हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखना शुरू करो तुम लोग। लिखना कैसे कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध को श्रेणीक्रम में जोड़ें, जिसका एक बैटरी से जोड़ दिए कि विभवांतर भी है। स्विच को जैसे ही ऑन किया बच्चों, तो इससे जो धारा निकल रहा है वो मान लेते हैं I निकला। तो I गया तो तार देखो एक ही तार से, तार 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 सेम। अब कोई और तार तो मिला नहीं, तो इसमें धारा I बन जाएगा, सॉरी I जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई और तार नहीं मिला। ये तार आगे बढ़े, सेम वही तार है, तो यहाँ पर भी बच्चों इसमें धारा I जाएगा। तार देखा जाए, तार अभी तक कोई यार इधर उधर मिला नहीं। देखो तार कोई इधर उधर से नहीं मिल रहा है, तार सेम, अभी इधर उधर कोई तार नहीं मिला। यहाँ तो इसमें भी करंट आ जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा I, और यहाँ पे जाएगा I, और इसके पास जाएगा I। ये प्लस टर्मिनल माइनस, प्लस से निकलता है माइनस से प्रवेश कर सकता है। समझ में आया? फिर से देखो, यहाँ से करंट I निकला, तार एक ही तार यहाँ से इसी तार से जुड़ा हुआ है। ये अभी तक सेम तार से जुड़ा हुआ है, कोई और रास्ता नहीं, इधर उधर नहीं है, सेम कोई और इधर उधर मिला नहीं। अब बच्चों बात रहा विभवांतर, इसका वोल्टेज बैटरी का V है बच्चों। अब देखना किन दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध पहला, इसका एक छोर यहाँ पर है, दूसरा छोर यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये अलग बिंदु पर है। ये बच्चों प्रतिरोध दूसरा देखो, इसका एक छोर यहाँ पर है, दूसरा छोर यहाँ पर, अलग बिंदु है। इसका ये अलग है, ये अलग है, तीनों तीन बिंदु पर जुड़ा हुआ है। तो इसका विभवांतर अलग है, इसका विभवांतर V1 हो गया, इसका विभवांतर V2 हो गया, और इसका विभवांतर V3। विभवांतर अलग क्यों होगा? क्योंकि प्रतिरोध को देखो, ए प्रतिरोध का एक एंड यहाँ पे और दूसरा एंड यस यहाँ पे, इसका प्रतिरोध का एक एंड यहाँ पे और दूसरा एंड यहाँ पे, अलग अलग बिंदु पे तो जुड़ा हुआ। इसका एक एंड यहाँ पे, दूसरा एंड यहाँ पे, इसीलिए विभवांतर अलग अलग हुआ। लेकिन बच्चों ये जो विभवांतर V1 V2 V3 है, ये तीनों को जोड़ोगे तो यही वोल्टेज आएगा V। यही वाला वोल्टेज तीनों में बांट गया है। ठीक, अगर बैटरी का वोल्टेज V है तो यही वोल्टेज V1 V2 V3 मिला है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि बैटरी के पास जितना वोल्टेज है वही वोल्टेज ना तीनों को मिलेगा। इसको एक्स्ट्रा कोई और एक्सटर्नल कहाँ है, इसके पास बैटरी है, तो बैटरी के पास जितना वोल्टेज है यही वोल्टेज तीनों के पास मिल गया है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब नीचे वाला सेटअप में देख लो एक बार, नीचे वाला सेटअप में जो सेम बैटरी V, इसको जैसे ही स्विच ऑन किए जैसे करंट I निकला, तार से गया I, और इसके पास सेम तार गया I, और इसके पास I, और इसके पास आया I। वोल्टेज की बात करें, इसका वोल्टेज V है, जैसे ही ऑन करोगे तो यहाँ से वोल्टेज आएगा, वोल्टेज, इसको वोल्टेज मिलेगा कितना, इसको वोल्टेज V प्राप्त होगा। अब इसको V वोल्टेज क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि बच्चों इसके पास एक ही तो प्रतिरोध है, तो बैटरी का वोल्टेज V, तो टोटल इसी प्रतिरोध को मिलेगा, कोई और प्रतिरोध तो है ही नहीं। अब आप ऐसे समझो, देखो बैटरी के पास मान लो कि इस बैटरी के 3 पुत्र हैं, 1 पुत्र 2 पुत्र 3 पुत्र। ठीक है, तो इस बैटरी के पास मान लो कि 50 वोल्ट का इसके पास करंट है। तो शुरू वाला को दे दिया बच्चों, ये दे दिया इसके पास 30 वोल्ट, और इसको दे दिया 20 वोल्ट, और इसको दिया 10 वोल्ट। तो बच्चा तीनों के अगर जोड़ेंगे 30 20 50 19, गलती हो गई, इसको दिया 20 वोल्ट और इसको दिया बच्चा 15 वोल्ट और इसको दिया 5 वोल्ट। ठीक है ना, 50 वोल्ट की बैटरी था तो पहला को दे दिया 30 वोल्ट,
दूसरा को दिया 15 वोल्ट, तीसरा को दिया 5 वोल्ट। अब बताओ तीनों वोल्टेज जोड़ो, 30, 15, 45, 45, 5। मतलब इसका 3 बेटा, पहले बेटा को दिया 30 रुपया, दूसरे बेटा को दिया 15 रुपया और तीसरे बेटा को दिया 5 रुपया। तो तीनों बेटा के कुल कितना रुपया दिया? यस, 50 रुपया। इसके पास 50 था, 50 दिया। अब इसका एक ही पुत्र है, यस, तो इसके पास बच्चों 50 रुपया था। अब इसका एक ही पुत्र है, तो पैसा कुल किसको देगा? उसी को देगा। कितना देगा? 50 वोल्ट। बात समझ रहे हो? इसका 3 पुत्र था, एक को 30, एक को 15, एक को 5। 30, 15, 15, 45, 5, 50। अब इसका एक पुत्र, इसका वोल्टेज भी, तो इसको भी मिलेगा भी। चलो ठीक है, अब सेटअप मिटा देते हैं। अब ओम का नियम का इस्तेमाल करते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं है, काम आएगा। चलिए, ओम का नियम क्या कहता है बच्चों? हम पढ़ चुके हैं कि सर ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर। नहीं पढ़े तो ओम का नियम देख लो, वोल्टेज बराबर I इंटू आर, जहां I क्या है? करेंट, और R क्या है? प्रतिरोध है। अब V यानी वोल्टेज, तो इससे पहले लगा लो ओम का नियम इसमें, इसको मिटा देते हैं। तो इसमें अगर हम वोल्टेज निकालना चाहें, इसका वोल्टेज V, तो V बराबर होगा क्या? I इंटू आर। तो I क्या होता है? करेंट। तो बताओ इस परिपात में करंट कितना जा रहा है? I। इसका प्रतिरोध कितना है बच्चों? पहले ही मान चुके हैं, RS। अब इसमें हम ओम का नियम लगा रहे हैं V पर, यानी हम इसमें कितना वोल्टेज है ये निकाल रहे हैं। तो V बराबर क्या होता है फॉर्मूला? करेंट इंटू प्रतिरोध। तो बताओ इसका प्रतिरोध कितना है? R1, और इसमें करंट कितना जा रहा है? I। तो करंट हो गया I और प्रतिरोध R1 प्लस हम V2 निकाल रहे हैं, मतलब इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, जो 15 रुपया दिए गए ना, वो निकाल रहे हैं कि कितना इसको मिला V2। तो V2 का सूत्र बच्चों I इंटू आर, यानी करेंट इंटू प्रतिरोध। तो बताओ इसका प्रतिरोध कितना है? R2। इसमें करंट कितना जा रहा है? I। तो I इंटू R2। अब हम निकाल रहे हैं V3, इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है? तो हम लिख दिए ना कि 15 वोल्ट मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है, 50 वोल्ट। अभी वास्तव में तो V1, V2, V3 है, तो हम V3 निकाल रहे हैं कि इसको कितना वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज का सूत्र क्या होता है? I इंटू आर, यानी प्रतिरोध, करेंट इंटू प्रतिरोध। करेंट देखो, तो इसमें बताओ इसमें करेंट कितना है? I, और प्रतिरोध कितना है? R3। यस, अब सेटअप मिटा देते हैं। चलो, अब यहां से बच्चों हमारे पास हो गया I इंटू आर एंड एस समतुल। तो यहाँ से देखा जाए तो सभी में से I कॉमन हो रहा है, तो I कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस का R3। यहाँ से बच्चा I कैंसर, तो RS यानी समतुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध आपको आ गया बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो 3 प्रतिरोध को समतुल प्रतिरोध निकाले तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आया, तीनों के जोड़ दिए। अगर बच्चों n प्रतिरोध की निकालते तो कितना हो जाता? n प्रतिरोध के लिए, तो n प्रतिरोध यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते तो हमारा समतुल प्रतिरोध जो RS है वो आ जाता कितना? R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 गो के जोड़े थे तब, तो n गो के जोड़ेंगे तो प्लस R4 प्लस डॉट डॉट Rn हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम समांतर क्रम की बात कर लेते हैं। वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं, उसके बाद मिलेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं समांतर क्रम यानी प्रसारण क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 का समतुल्य प्रतिरोध। देखिए हमारे पास 3 प्रतिरोध है, इस पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो एक प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं, बाद में मान लेंगे। चलिए दूसरा प्रतिरोध, सॉरी बच्चा मेरे समांतर क्रम में जोड़ना था, समांतर क्रम में। चलिए एक प्रतिरोध और ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध को बच्चों समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सभी का एंड एक साथ जोड़ना होगा। अब
देख सकते हो समांतर क्रम में हो गया। और दूसरा सभी का एंड एक साथ जोड़ना होगा। समांतर क्रम में हो गया और इन सभी को हम एक बैटरी से जोड़ दिए हैं जिसका विभवांतर भी है। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है और इसका प्रतिरोध R3 है। और इन तीनों प्रतिरोध बच्चों R1, R2, R3 के बदले में हम एक समतुल्य प्रतिरोध जोड़े हैं। मतलब एक ऐसा प्रतिरोध जोड़े हैं जो तीनों का काम अकेले कर देगा और उतना ही वोल्टेज लेगा, यानी वोल्टेज भी लेगा और तीनों का काम अकेले कर देगा। और इस प्रतिरोध को हम समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं और इसका प्रतिरोध RS है। ठीक, अब जैसे ही बच्चों यहाँ स्विच हम लगा दिए हैं, स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे इससे करंट I निकलेगा, यहाँ तक I रहेगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों देखो, जैसे ही धारा यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ से 3 रास्ता हो जाता है, तार विभाजित हो रहा है, एक तार इधर, एक तार इधर और एक तार इधर। तो बच्चों तीनों तार से करंट अलग अलग जाएगा क्योंकि रास्ता चेंज, करंट चेंज, रास्ता चेंज हो रहा है। तो मान लेते हैं कि इससे करंट गया है I1, इससे करंट I2 और इससे जो करंट हम ब्लू मार्कर से लिख देते हैं। तो इससे करंट I1, इससे करंट I2 गया और इससे करंट I3 गया। करंट क्यों यहाँ अलग अलग है बच्चों, देख सकते हो क्योंकि यहाँ से 3 तार, 1 2 3, यस। और ये I जो करंट है, I करंट ही I1, I2, I3 में विभक्त हुआ है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ से आ जाएगा, इस तार से होते यहाँ पे आएगा I1, यहाँ पे आएगा I2, इस तार से होते और इस तार से आएगा यहाँ पे करंट I3। और ये तीनों तार मिलकर बच्चों पुनः यहाँ पर जो करंट हो जाएगा वो I हो जाएगा और यही I करंट आगे की तरफ आएगा और इसके रिले टर्मिनल में प्रवेश करेगा। अब समतुल्य प्रतिरोध में यहां से बच्चों करंट I निकलेगा, स्विच को ऑन करेंगे तो, और ये करंट I यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। और इसके पास तो चूंकि एक ही करंट है, सॉरी एक ही प्रतिरोध है, एक ही तार है, यहाँ पर प्रतिरोध RS है, तो इसमें जो धारा जाएगा I जाएगा और I जाएगा। बीच में देखा जाए कहीं तार तो बटा नहीं है, तार एक ही तार, एक ही तार, एक ही तार भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो करंट आएगा। आप विभवांतर की बात कर लेते हैं। पहले देखो कि क्या एक ही बिंदु के बीच जुड़ा हुआ है, अलग अलग। अगर बिंदु सेम तो विभवांतर सेम, बिंदु नो चेंज, विभवांतर नो चेंज। पहला के लिए देखा जाए, पहला प्रतिरोध का एक छोर यहाँ पे देख सकते हो, एक छोर यस, दूसरा प्रतिरोध का एक छोर बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु ए है और बिंदु ए बी है। तो बिंदु ए और बी के बीच में R1 प्रतिरोध का दोनों छोर जुड़ा हुआ है। R2 प्रतिरोध का एक छोर देखा जाए बच्चों, यस यस आगे बढ़ा, ए बिंदु पर है। R1 प्रतिरोध का, R2 प्रतिरोध का यदि हम दूसरा छोर की बात करें तो बिंदु बी पे जुड़ा हुआ है, यानी ये भी बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में जुड़ा हुआ है। R3 प्रतिरोध का एक छोर देखा जाए यस बिंदु ए पर, R3 प्रतिरोध का दूसरा छोर देखा जाए बच्चों तो बिंदु बी पर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी दोनों के बीच में ही हमारा तीनों प्रतिरोध है। तो चूंकि बिंदु चेंज नहीं हुआ, तीनों एक ही जगह पे जुड़ा हुआ, इसलिए विभवांतर भी चेंज नहीं होगा। तो इसके पास यहाँ विभवांतर भी होगा बच्चों, इसके पास भी विभवांतर भी मिलेगा और इसके पास भी विभवांतर भी मिलेगा, तीनों का विभवांतर भी होगा। क्यों? क्योंकि तीनों एक ही बिंदु के बीच में, तीनों प्रतिरोध का एक छोर, तीनों प्रतिरोध का एंड पॉइंट, तीनों प्रतिरोध का एंड पॉइंट एक ही बिंदु पर है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच। यस, चलिए अब इसमें देखा जाए तो इसमें तो एक ही प्रतिरोध है, इसका वोल्टेज भी, तो इसको भी मिलेगा भी। अब बच्चों इसमें डिफरेंट कौन है? जो डिफरेंट है वो मायने रखता है। डिफरेंट है करेंट I1, I2, I3, जबकि श्रेणी क्रम में था वोल्टेज V1, V2, V3। तो यहाँ पर बच्चों यही I 3 भाग में बटा है। मतलब मान लो कि यहाँ से आया है 50 एम्पीयर के करंट, तो इधर गया होगा 30, इधर 15, इधर 5, 30 15 45 50, उसमें वोल्टेज था 50 और है ना वोल्टेज, बैक करके देख सकते हो 30 15 50। तो बच्चों यही 50 एम्पीयर का करंट तीनों में बट गया। अभी तो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रतिरोध जहाँ ज्यादा किधर है। अगर इधर प्रतिरोध कम है तो ज्यादा करंट जाएगा, इधर और कम है तो ज्यादा,
जिधर ज्यादा रहेगा उधर कम जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, वही तो है कि जो धारा का विरोध करेगा। ठीक, तो मतलब कहना ये चाह रहे थे, सबसे पहले फिगर बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लियो। तो बच्चों चित्र अनुसार लिखना है, चित्र के अनुसार हमारा जो आई धारा है, यही आई धारा I1, I2 और I3 में विभाक्त हो गया है। इसीलिए हम लिखे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। सर लिखेंगे कैसे लिखेंगे आप समझा तो दे। लिखना कि हमने 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, एक बैटरी से जोड़ दी जिसके अंतर V है। जैसे स्विच ऑन किए तो धारा I गया, लेकिन बिंदु A पर I 3 भाग में बढ़ गया, I1, I2 और I3। स्लो मोशन में सब कर को लिख लेना। यस, अब सभी के बीच का विभवांतर सेम होगा, क्योंकि सभी प्रतिरोध एक ही बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है। यहाँ RS समतुल प्रतिरोध है जो तीनों प्रतिरोध के अकेले काम कर रहा है। सेम बैटरी V वोल्ट के साथ जोड़ा गया है और इससे धारा I प्रवाहित हो रहा है। यस, यहाँ हम जानते हैं कि I जो है यही I1, I2, I3 बढ़ गया था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। लिख लेना चित्रानुसार, चित्र से। यस, चलो बाकी ओम का नियम लगा देते हैं। सबसे ऊपर लिख रहे हैं क्वेश्चन को मिटाकर, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है बच्चा, हम जानते हैं कि ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू R। ठीक, इस बार हमको सभी में आई यानी करंट निकालना, तो यहाँ से अगर हम करंट निकाले, जबकि इसके पहले में वोल्टेज की जरूरत था, तो यहाँ करंट निकाले बच्चों तो हो जाएगा वोल्टेज बटा प्रतिरोध। I बराबर यहाँ निकालोगे V बटा R, यानी हमको करंट की जरूरत है, तो यहाँ करंट निकालेंगे तो वोल्टेज बटा प्रतिरोध। ठीक है, तो सबसे पहले I यानी इसमें से निकाल लेते हैं, तो I निकाल रहे हैं, तो I का सूत्र V बटा R। तो बताओ इसके बीच का विभवांतर कितना है, सर V है। प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध बच्चों RS है। 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट डिस्टर्बेंस के कारण वीडियो को पॉज कर। चलिए बच्चों, तो इसी तरह से हम I की परिभाषा V बटा R से हम यहाँ I1 निकाल रहे हैं, मतलब हम जानना चाहते हैं कि इसमें कितना करंट गया। तो इसमें करंट जानने के लिए बच्चों हमारे पास सूत्र क्या होता है, वोल्टेज बटा इसका वोल्टेज देखना है। तो इसमें प्रतिरोध का वोल्टेज कितना है, V बटा इस प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है इसका, R1, फिर बीच में प्लस। अब हम I2 निकाल रहे हैं, तो I बराबर क्या होता है V बटा R, और इसमें कितना करंट गया वो निकाल रहे हैं I2। तो इस प्रतिरोध का देखना है कि इसका विभवांतर कितना है, तो इसका भी विभवांतर बच्चों V है बटा इसका प्रतिरोध कितना है R2 प्लस यहाँ से I3 चाहिए, मतलब इसमें कितना करंट जा रहा है। तो करंट की इस तरह से परिभाषित है V बटा R, है ना। तो बताओ इसका वोल्टेज, इसमें इस प्रतिरोध का वोल्टेज कितना है, देख सकते हो कि सर V है बटा इस प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है, इस प्रतिरोध का प्रतिरोध R3। अब सभी को मिटा देते हैं, फिगर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब यहां से बच्चों आप देख सकते हो कि V बटा RS बराबर यहाँ V कॉमन, तो यहाँ बचा 1 प्लस R1 प्लस 1/R2 और प्लस में 1/R3। V कैंसल, 1/RS बराबर यहाँ से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन याद रखें कि 3 प्रतिरोध जोड़े हैं, तब अगर N प्रतिरोध की बात करें, N प्रतिरोध के लिए बच्चों तो हमारा सूत्र हो जाएगा 1 बटा RS बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 डॉट 1 बटा RN। तो अगर इसको हम बोलेंगे बच्चों तो किस तरह से बोलेंगे, हम बोलेंगे कि समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है ना, उसका वैल्यू सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, जबकि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर आता था। यस, चलिए तो बच्चों इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।